15 चैप्टर होगा, 16 चैप्टर है फॉरेन फंडिंग। ये तुम्हारा एडीआर जीडीआर वो वाला चैप्टर है। पहले एडीआर एंड जीडीआर की बात करते हैं, ठीक है। पहले एडीआर समझते हैं कि एडीआर होता क्या है। एडीआर सुना है तुम लोगों ने, क्या होता है? ठीक है, अच्छा पता है, पहले बताओ ये क्या है? डब्बा, वेरी गुड। ये क्या है? वेरी गुड, ठीक है। ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? आखिरी डब्बा, ठीक है। चलो अभी हो गए, बहुत सारे डब्बे हो गए, ठीक है, भर भर के। ठीक है, अभी यहाँ पे एडीआर एंड जीडीआर कौन इशू करता है? ठीक है, इंडियन कंपनी। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एलएनटी ले लो, तो एलएनटी क्या करेगा? मतलब वो उनको ना टैप करना है, विच मार्केट? फॉरेन मार्केट टैप करना है। तो वो एक काम करो, 10-15 मिनट मेरे को अच्छे से सुन लो, इतना मस्त हो जाएगा ना, 5-6 पेज हो भी जाएगा ना, तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एलएनटी क्या करेगा? अपने इक्विटी शेयर्स इशू करेगा। एलएनटी क्या करेगा? अपने इक्विटी शेयर इशू करेगा, और इक्विटी शेयर्स लिस्ट होंगे अपने स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब बीएससी में लिस्ट होंगे एंड एनएससी में लिस्ट हो सकते हैं, किधर भी, ठीक है। अभी जितने इक्विटी शेयर, अज्यूम करो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए और 1 लाख लिस्ट कराए, वो किधर डिपॉजिट करेगा? एक इंटरमीडियरी अपॉइंट होगा। इंटरमीडियरी हमको पता है, ठीक है, कौन? एलएनटी इंडियन कंपनी है, तो इधर इंडियन ही होगा ना, तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को वो अपॉइंट करेगा और इधर इक्विटी शेयर जमा करेगा। चलो इक्विटी शेयर जमा किया, उसके बाद ये लोग इंस्ट्रक्शन देंगे। किनको इंस्ट्रक्शन देंगे? ओवरसीज डिपॉजिटरी, उनके डिपॉजिटरी यानी ओवरसीज डिपॉजिटरी को वो लोग क्या देंगे बेटा? इंस्ट्रक्शन देंगे। और इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये लोग क्या क्रिएट करेंगे? एडीआर, ठीक है। दे विल क्रिएट व्हाट बेटा? एडीआर। तो दे विल क्रिएट एडीआर या तो जीडीआर, जो भी है, दे विल क्रिएट एडीआर या तो जीडीआर, ठीक है। अभी एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो कौन इन्वेस्ट करेगा उसमें? फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, और फिर इट विल बी डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। किसमें डिनोमिनेशन होगा? डॉलर्स में, एंड इट विल बी लिस्टेड ऑन ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज। फर्क सिर्फ इतना होगा बेटा, अगर एडीआर होता है ना तो वो लिस्टेड होता है सिर्फ और सिर्फ यूएस मार्केट में, ठीक है। और जीडीआर अगर होगा ना तो इट विल बी लिस्टेड ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली बोले तो कहाँ पे लिस्ट होगा बेटा? इवन इन यूएस हो सकता है, लग्जमबर्ग यानी यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, मतलब मोस्टली यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यूएस एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज सब जगह लिस्टेड होगा। तो यहाँ पे एलएनटी ने क्या किया? फंड रेज किया। कहाँ से फंड रेज किया? ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर से, मतलब फॉरेन मार्केट से फंड रेज किया, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर एडीआर जीडीआर में इन्वेस्ट करेंगे, वो सारा पैसा किसको देंगे? ओवरसीज डिपॉजिटरी, वो सारा पैसा किसको देंगे? एलएनटी को। पैसे का मामला डायरेक्ट होता है, ये समझा? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, इज नथिंग बट इक्विटी शेयर होल्डर। वो कौन है बेटा? इक्विटी, मतलब दे आर पार विथ इक्विटी शेयर होल्डर। तो इधर है ना, अगर अनिरुद्ध तेरे को डिविडेंड मिलेगा ना तो उनको भी डिविडेंड मिलेगा, तेरे को राइट इश्यू मिलेगा ना तो उनको भी राइट इश्यू मिलेगा, तेरे को बोनस इश्यू मिलेगा ना तो उनको भी बोनस इश्यू मिलेगा। तो दे आर पार विथ इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर नथिंग बट इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट दे आर होल्डिंग इक्विटी शेयर इन द फॉर्म ऑफ एडीआर्स एंड जीडीआर्स। बताओ कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट वाइज कोई डाउट है तो बोलो। पक्का समझा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा आगे ही नहीं समझेगा, इसके लिए बोल रही हूँ। कोई डाउट है बच्चा? कोई क्वेश्चन है? बोलो। पक्का? अच्छा, अभी ये एलएनटी जो इक्विटी शेयर इशू करता है ना, किसके नाम पे इशू करता है? मतलब यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर किसके नाम पे होगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पे होता है। किसके नाम पे होगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी। ओवरसीज डिपॉजिटरी का मतलब होता है ये वाला, उसके नाम पे। आई एम अज्यूमिंग 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया ना, तो 1 लाख जीडीआर इशू किया, मतलब 1 जीडीआर इज इक्वल टू 1 इक्विटी शेयर। तो ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पे 1 लाख शेयर इशू हो जाएंगे,
समझा? तो वो रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी में किसका नाम होगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी का ही नाम होगा। समझा? तो ये रजिस्टर्ड ओनर हो गया, हम लोगों ने किया था बेटा, ये रजिस्टर्ड ओनर हो गया। और ये सब कौन हो गया बेटा? बेनिफिशियल ओनर। फॉरेन इन्वेस्टर अपने बेनिफिशियल ओनर्स, उनको डिविडेंड इनको मिलेगा, बोनस शेयर इनको मिलेगा, राइट शेयर इनको मिलेगा, वोटिंग नहीं मिलेगा। वो मैं बताऊंगी कैसे वोटिंग होता है। बेटा यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है? अभी एडीआर जीडीआर, ये चैप्टर का मेन मोटिव है फॉरेन फंडिंग। ये चैप्टर का नाम ही है बेटा फॉरेन फंडिंग। तो फॉरेन फंडिंग में दो इश्यूज होते हैं, एक यूरो इशू होता है, एक डेट इशू होता है। दो इशू होते हैं, यूरो एंड डेट। यूरो इशू में ये एडीआर एंड जीडीआर आएगा, यूरो इक्विटी इशू में एडीआर एंड जीडीआर आएगा, ठीक है। और एक डेट इशू होता है, यूरो डेट इशू होता है, ठीक है। डेट में तुम लोगों ने किया था, याद आ रहा है? एफसीसीबी, एफसीईबी, ये दो आएगा। मतलब ये पूरे चैप्टर में हमको एडीआर पढ़ना है, जीडीआर पढ़ना है, एफसीसीबी पढ़ना है, एफसीईबी पढ़ना है, और हमको पढ़ना है ईसीबी, क्योंकि ईसीबी भी आएगा इधर। डेट में नथिंग बट ईसी, डेट इज नथिंग बट लोन, तो ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो इन शॉर्ट हमको इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी, ईसीबी, सब जाना लग रहा है तुमको। बस हमको सिर्फ अभी डिटेल में पढ़ना है बस, क्योंकि तुमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तुमने एकदम डिटेल में पढ़ा नहीं है। यहाँ तक समझ रहा है कि नहीं समझा बेटा? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? बोलो। पक्का समझा? अच्छा, क्या समझा तुम लोग को? एलएनटी ने इशू किया इक्विटी शेयर, अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, वो डिपॉजिट किया विद डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया ओवरसीज डिपॉजिटरी को, ओवरसीज डिपॉजिटरी ने उसके बेसिस पे एडीआर या जीडीआर क्रिएट किया, और वो फॉरेन इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया। दे आर लिस्टेड ऑन ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज जनरली डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। यहाँ तक समझा? अच्छा, और कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम आया? ओवरसीज डिपॉजिटरी का नाम आया। कोई डाउट है बच्चा? कोई क्वेश्चन है? बोलो। अभी हाँ बोल बेटा। वो हो सकता है, नहीं नहीं, अरे कोई भी बैंक्स भी हो सकते हैं। इधर इधर डिपॉजिटरी मतलब वो अपना वो डिपॉजिटरी नहीं, ठीक है। डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक्स भी हो सकते हैं, इधर अलाउड है, बैंक्स को अलाउड है। बैंक्स कस्टोडियन बन सकते हैं ना, तो दे आर एक्टिंग लाइक अ कस्टोडियन, क्योंकि वो शेयर्स का ध्यान रख रहे हैं। याद आ रहा है ना अपने कस्टोडियन, तो वो शेयर्स का ध्यान रख रहे हैं, तो बैंक्स बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बेटा, समझा कि नहीं समझा? समझा, फिर आगे बढ़ो। अच्छा अच्छा, अभी यहाँ पे जब भी हम एडीआर जीडीआर की बात करते हैं, पहले हमें आज है ना एडीआर जीडीआर ही खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल हम एफसीसीबी एफसीईबी खत्म कर देंगे, वो खत्म हो गया। अगर ईसीबी का टाइम रहेगा, मोस्टली 90% नहीं रहेगा टाइम, बट अगर रहेगा तो वो भी खत्म कर देंगे, बट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मतलब एडीआर जीडीआर पूरा खत्म कर देंगे। चलो, और कल एफसीसीबी और एफसीईबी वाला ट्राई करेंगे, देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। समझा ना? अच्छा, उसके बाद अभी यहाँ पे तुमको ये सब समझ गया। अभी नेक्स्ट, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ काम का नहीं है, ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है। समझा बेटा? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने दो बोला, कौन सा दो बोला? यूरो इक्विटी एंड यूरो डेट। यूरो इक्विटी में क्या आएगा बेटा? एडीआर आएगा एंड जीडीआर आएगा, ठीक है। मैं कम करती हूँ, एडीआर एंड जीडीआर, समझा? एडीआर एंड जीडीआर, ठीक है। डेट में कौन सा आएगा? ईसीबी, एफसीसीबी एंड एफसीईबी। ये समझा कि नहीं समझा बेटा? कोई डाउट है इधर तक? अच्छा, तो ये वाला एक सिर्फ इतना इतना याद रखो, ये फ्रेमवर्क लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये सब लॉ है कि कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे। यूरो इश्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया, यूरो इश्यू में दो चीज इन्वॉल्व होता है। कौन सा दो चीज इन्वॉल्व होता है बेटा? डिपॉजिटरी रिसीट, जिसमें एडीआर एंड जीडीआर होगा। अच्छा, ये मेरे को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये यूरो मार्केट में होगा एंड यूएस मार्केट। सिर्फ यूएस मार्केट में होता है तो एडीआर, यूरो मार्केट इंक्लूड्स यूएस मार्केट, हाँ, ठीक है, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट सब, तो यहाँ पे जीडीआर भी हो सकता है। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं भी किया तो चलेगा, इट्स ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत कुछ पूछने लायक है, ये ईसीबी का पार्ट है, जो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि तुमको आता है, तो मतलब मुझे कराना है ऐसा नहीं बोलूंगी, बट तुमको आता है तो हम फटाफट फटाफट कर भी सकते हैं, ये लास्ट में करेंगे। हम पहले कौन सा करेंगे बेटा?
एडीआर, तो ढूंढेंगे एडीआर, पीछे 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 होगा। नहीं मिला, हाँ ये वाला 607 है, हाँ यही है, मिला। सो एडीआर वर्सेस जीडीआर, ये हो गया मेरा एडीआर वर्सेस जीडीआर, तुमको ऑलरेडी समझ में आ गया, ठीक है। डिपॉजिटरी रिसीट भी तुमको समझ में आ गया। देख, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट मींस अ सिक्योरिटी इशूड बाय अ बैंक, या तो डिपॉजिटरी इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि एडीआर है यूएसए, अगेंस्ट द शेयर्स, रुपी शेयर्स ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब इट इज इशूड बाय विच कंपनी बेटा, इंडियन कंपनी, यही बोला है मैंने। उसके बाद ठीक है, फेमा के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। जीडीआर देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इज अ सिक्योरिटी इशूड बाय बैंक और डिपॉजिटरी रिसीट आउटसाइड इंडिया। देखो यहाँ पे इन यूनाइटेड स्टेट नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, आउटसाइड इंडिया, अगेंस्ट द शेयर्स ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ये समझा कि नहीं समझा? तो एडीआर एंड जीडीआर का डिफरेंस समझा, आई होप करी करे, ठीक है। तो देखो क्या डिफरेंस है उनका। ADR is generally denominated in dollars, denominated and traded in US. GDR is traded in New York, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इवन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज, सब जगह ट्रेड होता है। यहाँ तक समझा? अभी इधर से समझना है स्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर, ठीक है। अभी स्पॉन्सर्ड अगर मैं बोल रही हूँ तुमको, अभी यहाँ से नया कॉन्सेप्ट, ये तो तुमको ऐसे पुराना पुराना लगा होगा, तुमको इसको कुछ कॉपी करना है, ये सेव भी कर सकते हैं शायद, फिर इसका पीडीएफ बना के भेज भी सकते हैं हम लोग। सर चल, हाँ है, नीचे लिखती हूँ, फिर इसका पीडीएफ बना के, तुमको चाहिए पीडीएफ इसका? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करूँ। अच्छा, हम कहाँ थे? स्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर, स्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर। अभी स्पॉन्सर्ड में रेड दिखाई दे रहा है बेटा, स्पॉन्सर्ड एडीआर और जीडीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर में दो चीज होगा, ठीक है, एक कैपिटल रेजिंग होगा, ठीक है, यानी फंड रेजिंग होगा, और एक नॉन फंड रेजिंग होगा, या नॉन कैपिटल रेजिंग बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैं स्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर में अग्रीमेंट होता है बिटवीन कंपनी, अग्रीमेंट होगा बिटवीन कंपनी, कंपनी को हम लोग पता है सेबी में भी इश्यूअर बोलते थे, इश्यूअर एंड ऑब्वियसली डिपॉजिटरी, कौन सा डिपॉजिटरी, ओवरसीज डिपॉजिटरी के बीच में अग्रीमेंट होगा, और उनके बेसिस पे ये लोग फंड्स, ये लोग सपोज एडीआर एंड जीडीआर इशू करते हैं, ठीक है, मतलब वाया वाया जाता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर। इसमें कैपिटल भी होगा, नॉन कैपिटल। कैपिटल में न्यू शेयर्स होंगे, मतलब कंपनी क्या इशू करेगी बेटा, नए शेयर्स इशू करेगी, और नए शेयर्स इशू करेगी ओवरसीज, सॉरी कस्टोडियन को देगी, कस्टोडियन इंस्ट्रक्शन देगा ओवरसीज डिपॉजिटरी को, जो भी पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा, कंपनी के पास पैसा जाएगा, ठीक है। तो कंपनी ने फंड रेज किया, इसके लिए कैपिटल रेजिंग बोलेंगे। बट नॉन कैपिटल रेजिंग या नॉन फंड रेजिंग में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, पता ऑफर फॉर सेल करते थे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे वही अपने शेयर्स दे देते हैं, किसको, कंपनी को, और कंपनी वही शेयर्स डिपॉजिट करता है किसके पास, ओवरसीज डिपॉजिटरी के पास, और ओवरसीज डिपॉजिटरी फॉरेन, हाँ ओवरसीज डिपॉजिट फॉरेन इन्वेस्टर को देंगे, पर जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स ऑफर किए हैं फॉर सेल। यहाँ तक समझ रहा है कि नहीं समझा? ये हो गया स्पॉन्सर्ड। अभी हम बोल रहे हैं अनस्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर, मैं बाद में पढ़ती हूँ एक साथ, अनस्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर। तो अनस्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर में कैसे होता है, ठीक है, अनस्पॉन्सर्ड में देयर इज नो अग्रीमेंट, तुमको वही लिखना है, देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन इश्यूअर एंड ओवरसीज डिपॉजिटरी, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर, अगर सपोज फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल स्वप्निल, स्वप्निल के पास एल के शेयर है या इन्फोसिस के शेयर है, वो खुद ही जाएगा किसके पास, कस्टोडियन के पास, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास, और उसको बोलेगा मेरे को है ना इसको बेचना है, बट इंडियन मार्केट में नहीं बेचना है मेरे को फॉरेन मार्केट में बेचना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी लिस्टेड जीडीआर तो है ना, तो फिर वहां पे बेचना है, तो तू ही डिपॉजिट करेगा विथ डोमेस्टिक कस्टोडियन। डोमेस्टिक कस्टोडियन बताएगा किसको, ओवरसीज डिपॉजिटरी, फिर इन द बैक ऑफ दैट शेयर्स, वो शेयर्स वहां पे जाएंगे, ठीक है, मतलब ऐसा शेयर्स का कॉपी जाता है, एक इधर कस्टोडियन रहेगा, वो द बैक ऑफ द शेयर्स के बेसिस पे, शेयर्स के बेसिस पे वो एडीआर जीडीआर क्रिएट करेगा, इशू कर देगा, जो भी पैसा आएगा तेरे को मिल जाएगा। अभी समझा? तो यहाँ पे तू कंपनी के थ्रू नहीं गया, कंपनी के वाया नहीं हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, अनस्पॉन्सर्ड। यहाँ तक समझा? तो देखो चलो फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं क्या हुआ बेटा। चलो स्टार्ट। Indian company can also sponsor ADR and GDR. Under this mechanism, company offers to the resident shareholders a choice to sub. अरे किधर गया, सॉरी, ऊपर रहेगा ना, नहीं नहीं एक मिनट, तुमको नहीं है, ऊपर होगा, कैपिटल रेजिंग नॉन कैपिटल रेजिंग क्यों नहीं है तुमको, होना चाहिए वो, ऊपर रहेगा किधर से, है ना, देखो हाँ ये रहा, देखो ठीक है, ये देखो डिपॉजिटरी रिसीट है ना, ठीक है, देखो डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, यहाँ पे देखो डिपॉजिट, पहले डिपॉजिटरी रिसीट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिपॉजिटरी रिसीट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इशूड बाय अ कंपनी इन अ फॉरेन जुरिडिक्शन, मतलब इंडियन कंपनी इशू करता है, इन विच जुरिडिक्शन, फॉरेन कंट्री, ठीक है, द रिप्रेजेंट सर्टेन सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, शेयर्स एक्सेट्रा। डिपॉजिटरी रिसीट इज एन important mechanism for raising the funds by tapping which investor बेटा, foreign investor who otherwise will not be able to participate। समझ रहा है कि नहीं समझा बेटा, समझा। उसके बाद इन इंडिया एनी कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, और कोई भी डीआर इशू कर सकता है, लिस्टेड भी कर सकता है, अनलिस्टेड भी कर सकता है, पब्लिक कंपनी भी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकता है, मतलब उनको अलाउड है ना, तो हमको क्या प्रॉब्लम है, हम सब अलाउ करते हैं, तुम जाओ मार्केट में उनके पास से फंड रेज करो, चलेगा हमको, ठीक है। द इशू ऑफ डीआर इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो तो समझा ना, ठीक है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेटा, स्पॉन्सर्ड। देखो स्पॉन्सर्ड में अंडरलाइन करने का, इट इज बेस्ड ऑन द स्टॉक अग्रीमेंट, आया ना, इट इज बेस्ड ऑन द स्टॉक अग्रीमेंट बिटवीन द फॉरेन डिपॉजिटरी एंड द इश्यूअर, फॉरेन डिपॉजिटरी एंड इश्यूअर, ठीक है, फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। उसमें दो है, एक कैपिटल रेजिंग है, नॉन कैपिटल रेजिंग है। कैपिटल रेजिंग में कौन से शेयर्स इशू होते हैं, न्यू शेयर्स, तो किधर लिखा होगा न्यू शेयर, फ्रेशली इश्यूड सिक्योरिटीज है ना, फ्रेशली इश्यूड सिक्योरिटीज विद डोमेस्टिक कस्टोडियन, एंड फिर वो पैसा कहाँ आ जाएगा बेटा, देखा लिखा ना, प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट इवेंचुअली गोज टू द इंडियन इश्यूअर, कंपनी को। समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा बेटा, समझा। नेक्स्ट, नॉन कैपिटल रेजिंग में क्या होगा बताओ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही, नो फ्रेश अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, ठीक है, नो फ्रेश अंडरलाइंग सिक्योरिटीज आर इश्यूड, रादर इश्यूअर गेट होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी टू डिपॉजिट द सिक्योरिटीज, एंड फिर लास्ट में लिखा द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स गो टू द होल्डर्स ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है बेटा? अच्छा, अनस्पॉन्सर्ड में क्या होता है, अनस्पॉन्सर्ड में, सॉरी, हाँ, नो स्टॉक अग्रीमेंट, देखो आया ना, क्या लिखा है, नो स्टॉक अग्रीमेंट बिटवीन फॉरेन डिपॉजिटरी एंड इंडियन इश्यूअर, एनी पर्सन, मेरे एग्जाम्पल में एनी पर्सन कौन था, स्वप्निल है इसका नाम, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो मेरे पसंद में, मेरे में कौन था, नहीं मुझे नहीं था, मुझे लगा कपिल है, ठीक है, होता है कभी कभी, ठीक है, एनी पर्सन मतलब स्वप्निल, ठीक है, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इश्यूअर, तो इश्यूअर के पास गया क्या, नहीं, डायरेक्टली डिपॉजिट द सिक्योरिटी विद डोमेस्टिक कस्टोडियन हुआ, ठीक है, अ फॉरेन डिपॉजिटरी देन इश्यूज द डिपॉजिटरी रिसीट्स अब्रॉड, फिर वो अब्रॉड में इशू किया, ऑन द बैक ऑफ सच डिपॉजिटेड अंडरलाइंग सिक्योरिटी, प्रोसीड्स कहाँ जाएगा बेटा, ऑब्वियसली टू द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। यहाँ तक समझा?
अच्छा, फिर यहाँ पे है ना, इधर ब्रेक होना चाहिए था, ये नेक्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए था, ठीक है, ये पागल हो गए, ये इधर ही रखा है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। बेस्ड ऑन वेदर इट इज बीन ट्रेडेड ऑन ओटीसी है या तो लिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडेड है तो लिस्टेड होगा, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होगा तो ओटीसी के थ्रू ट्रेड होगा। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, जहाँ पे बायर मिलेगा, सेलर मिलेगा, मैं और हनी मिलेगी, मैं बोलेंगी मेरे पास डिपॉजिटरी रिसीज है, तेरे को खरीदना है, तो हम दोनों मिलेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाएगा तो बायर को पता नहीं होगा सेलर कौन है, सेलर को पता नहीं होगा बायर कौन है, तो लिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड भी हो सकता है। यहाँ तक समझ रहा है कि नहीं समझा बेटा? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बोलो। पक्का बेटा? अच्छा, अभी मैं तुमको ना फंजिबिलिटी सिखाती हूँ, रुक जाओ, फंजिबिलिटी, इसमें कोई डाउट बेटा? अच्छा, स्पॉन्सर्ड समझ रहे हैं ना? अच्छा, पीछे ना जो स्पॉन्सर्ड एडीआर दिया ना, वो पगले लोग हैं, वापस उसने वही लिखा हुआ है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ रहे थे ना, स्पॉन्सर्ड एडीआर, कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स लेंगे और फिर वापस देंगे, ठीक है, उसमें भी वही कैपिटल, नॉन कैपिटल रेजिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। समझा कि नहीं समझा? तो वो नहीं करोगे तो चलेगा, आगे किया ना वो स्पॉन्सर्ड वाला, तो उधर वाला पीछे वापस सेम करने की क्या जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो मेन है टू वे फंजिबिलिटी। सुनो अभी ध्यान से, टू वे फंजिबिलिटी क्या होता है, पहले बोर्ड पे देखो ना, फिर मैं मार्किंग करा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, टू वे फंजिबिलिटी तुमको याद है कि हम लोगों ने मुझे बताओ, यहाँ पे ओवरसीज डिपॉजिटरी का नाम लिखा होता है? अरे इस पे किसका नाम लिखा होता है? ओवरसीज डिपॉजिटरी का नाम लिखा है ना, किधर? रजिस्टर में, बराबर। अच्छा, अभी ध्यान से सुनने का, अभी यहाँ पे मान लो जेनिफर लोपेस फॉरेन इन्वेस्टर हो गई, उसने एक जीडीआर लिया, आई एम अज्यूमिंग 1 जीडीआर इज 1। अच्छा, 1 नहीं लेती हूँ क्योंकि 1 लाख में मैं 1000 ले लेती हूँ, ठीक है। उसे कितने जीडीआर लिए? 1000 जीडीआर लिए, बराबर, मतलब उसे कितने शेयर्स लिए? 1000 शेयर्स लिए, ठीक है। कौन सी कंपनी के? L&T के 1000 शेयर्स लिए। अच्छा, अभी अभी हाँ, ध्यान से सुनने का, अभी ये फॉरेन जो इन्वेस्टर है जेनिफर लोपेस, वो क्या कर सकती है, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। यहाँ पे अपने यहाँ पे इंडिया में वो क्या कर सकती है, ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकती है इंडिया में। फंजिबिलिटी का मतलब होता है इंटरचेंजेबिलिटी, याद आ रहा है, हम लोगों ने डिपॉजिटरी में किया था। तो इधर जीडीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर and equity share can also be reconverted into GDR। अच्छा, जब भी GDR is converted into equity share और फिर वहां पे अगर स्टॉप हो जाता था तो उसको वन वे फंजिबिलिटी बोलते हैं, बट अगर वापस GDR कैन बी रिकन्वर्टेड इनटू इक्विटी, sorry, GDR can be converted into equity share and equity share can be reconverted into GDR, तो उसको बोलते हैं टू वे फंजिबिलिटी। तो इंडिया में टू वे फंजिबिलिटी अलाउड है, कोई कोई कंट्री सिर्फ वन वे फंजिबिलिटी अलाउ करता है, बट इंडिया टू वे फंजिबिलिटी अलाउ करता है। नहीं समझा ना बच्चा? समझा, मतलब क्या करेंगे, पहले फंजिबिलिटी का मतलब समझो, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा, जेनिफर लोपेस क्या करेगी, डीमैट खोलेगी, किधर? इंडिया में, बराबर, इंडिया में डीमैट खोलेगी, फिर उसको क्या बोलेगी पता है, कि मेरे को ये जीडीआर को कन्वर्ट करना है इनटू इक्विटी शेयर, तो ये किसको बताएगी, ओवरसीज डिपॉजिटरी को बताएगी। फिर ओवरसीज डिपॉजिटरी इधर कस्टोडियन को बताएगा, क्योंकि शेयर्स का मामला है ना, तो कस्टोडियन को बताएगा। अभी कस्टोडियन को याद रखो, वो शेयर्स पड़े हुए हैं कस्टोडियन के पास, ठीक है, तो वो इन्फॉर्म करेगा L&T को और उसके डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर्स आ जाएंगे। या तक समझा? अभी टेम्पररी जब तक उसके डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर्स है, यहाँ पे ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पे 1 लाख की जगह पे अभी क्या हो जाएगा, 99,000 शेयर्स हो जाएंगे, बराबर ना। और जेनिफर लोपेस के नाम पे 1000 शेयर्स आ जाएंगे। जेनिफर लोपेस नाउ बिकेम द मेंबर ऑफ L&T, करेक्ट, उसके बुक्स में नाम आ गया अभी। समझा कि नहीं? अभी उसको फेमा रेगुलेशन एप्लीकेबल भी हो जाएगा, क्योंकि रुपीस में शेयर्स लिया उसने, पहले उसे जीडीआर लिया था, वो किस में लिया था, डॉलर्स में। जेनिफर लोपेस के लिए डॉलर्स उसकी करेंसी हो गई, तो उनको फेमा एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जेनिफर लोपेस ने जब भी L&T के इक्विटी शेयर लिए तो रुपीस में लिए, तो उनके लिए रुपीस इज अ फॉरेन करेंसी, तो उसको फेमा एप्लीकेबल होगा। और सोच के आंसर दो, याद समझ, ईबीसीएल का कुछ तो याद होगा तो समझेगा, ट्राई करो। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर
इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं याद है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझा? तो यहाँ पे जेनिफर लोपेज से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है इन एलएनटी। समझा? अभी एफडीआई के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझा? इतना एग्जीक्यूटिव में नहीं समझा था हम लोगों ने, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। यहाँ तक समझा बेटा? वो समझा। स्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर कैपिटल रेजिंग वो सेम होता है एडीआर जीडीआर जैसा कि डिफरेंट होता है? बट मुझे वो क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब एडीआर जेडीआर जैसा ही होगा, सिर्फ ओनली थिंग पैसा मिलेगा। किसको पैसा मिलेगा? कंपनी को पैसा मिलेगा। कैपिटल रेजिंग में कंपनी को पैसा मिलेगा और नॉन कैपिटल रेजिंग में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। वो नॉर्मल एडीआर जेडीआर ही है बेटा। नॉर्मल एडीआर जीडीआर ही इशू हुआ है। सिर्फ पैसा किधर जा रहा है? अगर पैसा कंपनी के पास जा रहा है तो उसको कैपिटल रेजिंग बोलेंगे, और अगर पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जा रहा है तो उसको नॉन कैपिटल रेजिंग बोलेंगे। समझा? आई होप वरद को समझा होगा। देखो वरद यस नो लिख रहा है, देखो आप बोलो। ठीक है, अच्छा हाँ हम कहा थे? समझा, ठीक है। हाँ जेनिफर लोपेज, हाँ अभी डीमैट अकाउंट 1000 हो गया, 1000 में हो गया। अच्छा अभी 1000 में अगर डीमैट अभी वो चाहिए तो इधर बेच सकती है। अभी तो इक्विटी शेयर है ना, तो इंडियन मार्केट में बेच सकती है क्योंकि ये लिस्टेड है बीएसई एंड एनएसई में। देखो सेबी कितना दूर का सोचता है कि कन्वर्ट किया तो वो मैं बताती हूँ, रुक जा ना। घोड़े पे क्यों चढ़ रही है? रुक जा, अभी बेचारी को वन वे तो करने दे। ठीक है, बट यहाँ तक समझा? तो उसे बेच दिया और अपना पैसा ले लिया। यहाँ तक कोई डाउट है? मतलब नाउ जीडीआर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। ये वन वे हुआ, अभी तक एक ही हुआ है। अभी मान लो ब्रैड पिट, निक जोनस ले लेती हूँ, निक जोनस, ठीक है, उसको है ना 1000 जीडीआर चाहिए थे, 1000 जीडीआर चाहिए थे। तो उसने अपने यहाँ पे अपने इंडिया में ब्रोकर को अप्रोच किया, ठीक है, और बोलेगा एक जीडीआर है क्या? तो उसके पास डिटेल्स होता है कि कितने इक्विटी शेयर्स हैज ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड इनटू जीडीआर। उतने ही जीडीआर कैन अगेन बी सॉरी कितने GDRs is converted into equity share, उतने ही इक्विटी शेयर कैन बी रिकन्वर्टेड इनटू GDR। अभी 1000 से ज्यादा अगर उससे मांगे होते थे ना तो अपना ब्रोकर मना कर देता था। अपना ब्रोकर बोलता था नहीं, इंडिया में 1000 ही है, वो जो कन्वर्ट हुआ है उतने ही। तो इसके लिए अपने यहाँ पे टू वे फंजिबिलिटी है, बट लिमिटेड टू वे फंजिबिलिटी है। लिमिटेड का मतलब जितने कन्वर्ट हुए उतने ही रिकन्वर्ट हो सकते हैं। अभी समझा? तो अभी क्या होगा? अभी ब्रोकर को पता है कि 1000 इक्विटी शेयर है जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है फ्रॉम जीडीआर टू इक्विटी शेयर, तो वो मार्केट से परचेस करेगा, फिर वो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को दे देगा। डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन देगा किसको? ओवरसीज डिपॉजिटरी को, और वो इशू करेगा क्या? जीडीआर। हो गया ना, वापस इक्विटी शेयर रिकन्वर्ट हो गया इनटू जीडीआर। बट मान लो अगर निक जोनस ने 2000 मांगे होते थे तो उसको 1000 ही मिलते थे, क्योंकि अपने यहाँ पे लिमिटेड टू वे फंजिबिलिटी है। अभी बताओ फंजिबिलिटी समझा कि नहीं समझा? आता है एग्जाम में क्वेश्चन, राइट नोट ऑन टू वे फंजिबिलिटी। बोल बेटा, समझा? पक्का? चलो देखें आगे, देखो क्या लिखा है। वरद समझा बेटा? उसको वरद को पूछो यार, कौन सा पेज है बेटा? हाँ चलो स्टार्ट करूं। देखो क्या लिखा है, a limited two-way fungibility, limited two-way fungibility scheme has been put in the place by the government of India for ADR. Under this scheme, a stockbroker in India registered with SEBI can purchase the shares of Indian company from the market for the conversion into EDR and GDR based on the instruction received from the overseas investors. ये ब्रैड पिट ने नहीं सॉरी निक जोनस ने इंस्ट्रक्शन दिए थे ना किसको? इंडियन ब्रोकर को। तो उसने इंडिया से इंडियन मार्केट से शेयर्स परचेस किया और किसको दिया होगा? डोमेस्टिक कस्टोडियन को दिया। एक कस्टोडियन लिखो बेटर,
तो याद रहेगा तुमको, अलग है ना। तो उधर इंस्टेड ऑफ ओवरसीज डिपॉजिट, ओवरसीज डोमेस्टिक डिपॉजिटरी की जगह पे कस्टोडियन लिख दे, ठीक है। तो तेरे को बैंक वैंक सब आ गए ना, ठीक है, तो कस्टोडियन लिख दे, वो बेटर रहेगा, ठीक है। और नोट्स में भी शायद कस्टोडियन ही लिखा है, समझा। तो यहाँ तक समझा बेटा। फिर उसके बाद हाँ क्या लिखा है, इंडियन कंपनी फ्रॉम द मार्केट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एडीआर एंड जीडीआर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड बाय ओवरसीज इन्वेस्टर, रीइश्यूएंस of ADR and GDR would be permitted to the extent of ADR and GDR which have been redeemed into shares and sold in Indian market। इसका लाइन का मतलब बोलो, जो कन्वर्ट हुआ है ना उतना ही आप वापस से रिकन्वर्ट कर सकते हो। तो इनको कौन सा फंजिबिलिटी बोलेंगे, लिमिटेड, हाँ बट लिमिटेड टू वे फंजिबिलिटी। यहाँ पे वन वे फंजिबिलिटी, टू वे फंजिबिलिटी का सबका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। वन वे में देखो क्या हुआ है, हियर द इन्वेस्टर्स कैंसल द डिपॉजिटरी रिसीट, रिकवर द मनी और शेयर्स इंडियन मार्केट में बेच देंगे। डीआर वंस रिडीम कुड नॉट बी कन्वर्टेड, तो इसको क्या बोलेंगे, वन वे, ठीक है। और टू वे में वो कन्वर्ट हो सकता है, अपने इंडिया में टू वे इज अलाउड, ठीक है, बट वो लिमिटेड है। कोई डाउट है बेटा, कोई क्वेश्चन है, बोलो। अच्छा, जीडीआर अगर होगा बेटा तो कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। तो अगर तुमको याद होगा जीडीआर का डेफिनेशन था सेक्शन 41 ऑफ कंपनीज एक्ट, नहीं याद है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का, तो हम इधर से पढ़ लेंगे। चलो पढ़े सेक्शन 41। सेक्शन 41 इज नथिंग बट व्हाट, पूरा जीडीआर का पूरा ये कॉन्सेप्ट था और उसका डेफिनेशन था सेक्शन 2 क्लॉज 44 में। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो क्या लिखा है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट मींस एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, बराबर, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, क्रिएटेड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय द कंपनी मेकिंग इश्यू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीट। नाउ मेरे एग्जांपल में कौन सी कंपनी थी, एल&टी, और डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया, यहाँ तक समझा। और सारे शेयर्स किसके पास रहेंगे, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। तो ऐसे याद रखो, तो याद रहेगा डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास, यहाँ तक समझा बेटा। अच्छा अभी एलिजिबिलिटी, अभी एलिजिबिलिटी ये कौन सा है बेटा, रूल 3, एक काम करेंगे, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7 सब साथ में करेंगे, ठीक है। और सब हो गया है, मेरा वो वाला हो गया ना, तो ये सब हो गया। रूल 3 क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी टू इश्यू डिपॉजिटरी रिसीट, मतलब कंपनीज आर एलिजिबल वेदर इट बी पब्लिक कंपनी वेदर इट बी प्राइवेट कंपनी। ऊपर भी मैंने लिखा हुआ, मतलब ऊपर भी नोट्स में लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। अपने इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ उनकी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो फिर प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, बट अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने तो लॉ में लिखा है कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, इंडियन कंपनी वेदर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। कितने सारे जन ने एडीआर एंड जीडीआर इशू किया हुआ है, कितने सारे जन, ठीक है, क्योंकि दे वांट टू टैप विच मार्केट बेटा, फॉरेन मार्केट। अभी समझा ना बेटा, ठीक है। अभी कंडीशंस ये आ सकता है एग्जाम में, कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। मैं इधर लिखती हूँ, हाँ इधर, एक मिनट रुक जाओ। ब्लैक नहीं बोला ना तुमने, चलो कंडीशन फॉर इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, सबसे पहले तुमको क्या पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। लॉजिक है, बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। तुमको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कमेटी बनाते हैं, सब कमेटी होता है ना, देखो तुम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ठीक है, रोज थोड़ी मिलोगे यार, इतने काम रहते हैं यार, अग्रीमेंट साइन करना रहता है, कस्टोडियन को अपॉइंट करना रहता है, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट बनाना रहता है, कितने सारे काम रहते हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, ये 3 जन को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, तो ये 3 जन को अपॉइंट कर दिया, इसमें अलग से कमेटी बना दी, अभी सारा डिसीजन वो लेगा। या तो एक डायरेक्टर को भी आप अपॉइंट कर सकते हो, सपोज इसको अपॉइंट कर दिया एक डायरेक्टर को, तो वो सारी डिसीजन लेगी, सारे एग्रीमेंट वही साइन करेगी, अज्यूम होगा बोर्ड ने साइन किया, अभी समझा ना, ठीक है। यू कैन हैव डेलीगेटेड द अथॉरिटी, वो भी चलेगा, बट पहली बार तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर, पहली बार जब ये इशू करना है ना वो टाइम पे एक बार तो बोर्ड को मिलना पड़ेगा, तो ये पहली बार का बात है,
ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जिसको क्या पास करना पड़ेगा बेटा, रेजोल्यूशन। ठीक है, अभी बीआर करते टाइम उन लोग को एक जनरल मीटिंग का डेट अपॉइंट करना पड़ेगा टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा तुमको सेक्शंस याद नहीं रहा है, सेक्शन 62, सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या था, नहीं याद है तो ना बोलो, मेरे को घुमाओ मत, याद है कि नहीं है? हाँ, मतलब सेक्शन 62 था कि अगर कंपनी फर्दर शेयर्स इशू करता है, ये फर्दर शेयर्स इशू ही कर रहा है ना, फर्दर शेयर इशू कर रहा है तो उसको सबसे पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को पूछना पड़ेगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके लिए सेक्शन 62 का रेफरेंस दिया है इधर, समझा? ये फर्दर इशू हुआ है ना, फर्दर इशू, समझा ना? तो सेक्शन 62 बिलोंग्स टू व्हाट, फर्दर इशू, इसके लिए सेक्शन 62 है। और सेक्शन 41 क्यों यूज हुआ है, क्योंकि वो जीडीआर के प्रोविजंस है, समझा? तो अगर सेक्शन याद रहता है तो ठीक है, याद नहीं रहता है तो इट्स ओके। इतना याद रखो, द कंपनी हैज टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ऐसा करके लिख दो चलेगा। ठीक है, अगर याद रहता है तो दोनों लिखो। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। अच्छा, अभी ये पॉइंट तुम एक्सप्लेन करोगे। द डिपॉजिटरी रिसीट शैल बी इशूड बाय, ओवरसीज डिपॉजिटरी इशू करता है, वेरी गुड, बैंक अपॉइंटेड बाय कंपनी, और जो शेयर्स किसके पास होता है, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? वेरी गुड। कंपनी शैल एंश्योर दैट ऑल एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द स्कीम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आरबीआई शैल बी कंप्लाई, क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली आरबीआई के रूल्स कंप्लाई होने चाहिए। अभी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बोलो। पक्का समझा? चलो, एंड लास्ट प्रोविजन, you have to appoint either practicing company secretary or practicing chartered accountant। ये देखो कैसे चीटिंग करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल्ड नहीं किया, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को बोल्ड किया, ठीक है, ऐसे थोड़ी चलता है, चीटिंग है यार ये तो, ठीक है। बट ठीक है, अपॉइंट करना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर, प्रैक्टिसिंग, या तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट कर सकते हो, मर्चेंट बैंकर कर सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकते हो। वो सिर्फ इतना देखेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हुए हैं या नहीं, और एक रिपोर्ट बना के देंगे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो रिपोर्ट मीटिंग में रखना पड़ेगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, हाँ मतलब जो जिसने भी रिपोर्ट बना के दिया ना, कंपनी सेक्रेटरी जिसने भी रिपोर्ट बना के दिया उसका रिपोर्ट उसको बोर्ड मीटिंग में रखना पड़ेगा और डिस्कस करना पड़ेगा कि सारे रूल्स कंप्लाई हुए हैं या नहीं। समझा कि नहीं समझा? तो ये वाला पॉइंट। तो मुझे बताओ, अगर रूल नंबर 4 आया, 3 तो कुछ है ही नहीं यार बाबा, रूल नंबर 4 आया तो क्या लिखा है? रूल नंबर 4 क्या है बेटा? कंडीशंस, वेरी गुड, कंडीशंस फॉर इश्यूइंग ऑफ डिपॉजिट, यही आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर इश्यूइंग ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। समझा? रूल नंबर 4 ऑफ दिस रेगुलेशन, समझा? उसके बाद मैनर एंड फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, ये कौन सा है? रूल नंबर 5। अच्छा मुझे बताओ, पब्लिक इशू कर सकती हूँ? यस। प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती हूँ? यस, इधर भी अलाउड है पब्लिक इशू, और कोई भी वे आप इशू कर सकते हो, और कोई भी वे आप इशू कर सकते हो, अगर उनकी कंट्री परमिट करती है तो। अपनी कंट्री में तो 2 ही है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा है एंड पब्लिक इशू। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, क्यूआईपी है, बट वो ऑलमोस्ट प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा ही तो है। समझा कि नहीं समझा बेटा? समझा। तो उनकी कंट्री में और कोई मेथड है तो वो भी अलाउड कर सकते हैं। तो ये कौन सा लिखा हुआ है बेटा? फर्स्ट लिखा है। देखो, डिपॉजिटरी रिसीट कैसे इशू होता है बेटा? बाय द वे ऑफ, या तो पब्लिक ऑफर हो सकता है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है, या तो एनी अदर मैनर प्रिविलेंट इन द कंसर्न जुरिडिक्शन यानी एरिया। ये समझा? फिर सेकंड वाला न्यू इश्यू भी हो सकता है, फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाला भी हो सकता है, ठीक है, तो न्यू इश्यू भी हो सकता है एंड स्पॉन्सर्ड अगेंस्ट द शेयर्स भी हो सकता है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, उसका मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये वो स्पॉन्सर एडीआर वाला नहीं है, स्पॉन्सर्ड मतलब दिया हुआ है, ये स्पॉन्सर वर्ड है, दिया है, किसने दिया है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने। समझा कि नहीं समझा? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का भी हो सकता है, यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। और शेयर्स किसके नाम पे होंगे? वेरी गुड, शेयर्स किसके नाम पे होंगे? ओवरसीज डिपॉजिटरी। और वो कहाँ ले डाउन हुए होंगे, मतलब वो कहाँ कस्टडी, कौन से कस्टडी, किसके कस्टडी में होंगे?
डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास, वो नहीं लिखा तो चलेगा, बट एटलीस्ट शेयर किसके नाम पे होंगे, ओवरसीज। तो शेयर्स आर अलॉटेड इन द नेम ऑफ ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड अगेंस्ट द शेयर्स डिपॉजिटरीज आर इश्यूड। एक ही प्रोविजन में देखो कितने सारे पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल में है ही ऐसा, एक कॉन्सेप्ट समझ गया ना, धाड़ 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 सब कुछ हो जाता है, बट वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो कोई डाउट है बेटा? अच्छा, वोटिंग राइट्स, ये मेरा वाक्य है, वोटिंग राइट्स। मुझे बताओ, और वो लॉजिक भी है, मेरे को बताओ किसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है जब तक कन्वर्ट नहीं होते इनटू इक्विटी शेयर? तो वोटिंग राइट्स फिलहाल किसके पास होगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी। जब तक कन्वर्ट, बट एक बार कन्वर्ट हो गए तो जेनिफर लोपेस का नाम आ गया, तो फिर जेनिफर लोपेस को राइट मिलेगा, मतलब इन्वेस्टर को राइट मिल गया। इन शॉर्ट लिखने का कैसे, इन्वेस्टर को राइट मिलेगा जब कन्वर्ट होगा तब, बट जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ओवरसीज डिपॉजिटरी को राइट मिलेगा। तो मैम ओवरसीज डिपॉजिटरी अपनी मर्जी से वोटिंग करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर को पूछ के करेंगे, वो डिपेंड्स, सेबी ने कुछ नहीं बोला है, वो डिपेंड्स अपॉन देयर अग्रीमेंट बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर, ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड इंडियन कंपनी। समझा ना? इंडियन कंपनी मतलब इशूअर, समझा? वो सेबी ने कुछ बोला नहीं, सेबी बोलता है तुम आपस में डिसाइड करो कि कैसे करना है, पहले उनको पूछना है, उनके हिसाब से वोटिंग करना है कि ओवरसीज डिपॉजिटरी अपने हिसाब से वोटिंग कर सकते हैं, वो देख लो तुम लोग। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? हो गया, वेरी गुड। रेगुलेशन नंबर 6 देखो क्या लिखा है, द होल्डर ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट में बिकम मेंबर, मतलब उनका नाम रजिस्टर में आ सकता है जब भी वो कन्वर्ट करती है जीडीआर इनटू इक्विटी शेयर, and shall be entitled to vote only on the conversion of depository receipts into shares after following with the procedure of the scheme। यहाँ तक समझा? एंड नीचे क्या लिखा है, until conversion the depository receipts overseas depository shall be entitled to vote on the behalf of the holders of depository receipts in accordance with the provision of, in accordance with what provision of agreement हुआ है entered into between depository holders, depository फिर holders and company। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है बेटा? कौन सा रेगुलेशन हो गया बेटा? 6 7 प्रोसीड्स ऑफ इश्यू। ठीक है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ इतना लिखा है बैंक में आना चाहिए पैसा, तो बैंक में ही आएगा ना, तो शरारा करके बियर बैंक में थोड़ी डालेंगे, ठीक है। वो कोई भी बैंक में हो सकता है, उनकी बैंक में भी रख सकते हो आप, इंडियन बैंक में भी रख सकते हो। इंडियन बैंक में मतलब इंडिया में रिपार्टेड कर दो और इंडिया में यूज कर सकते हो, बट अगर आपको फॉरेन में ही जॉइंट वेंचर खोलना है वही पैसे से, तो इंडिया में क्यों लेके आओगे? उधर ही रखो ना पैसा और उधर ही यूज कर लो पैसा जॉइंट वेंचर में। तो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ठीक है, अगर आया तो एक बार हाँ कर लेते हैं रीड, कुछ मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो करूँ रीड? हाँ चलो। द प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट शैल बी आइदर रेमिटेड टू अ बैंक अकाउंट इन इंडिया और डिपॉजिटेड इन द इंडियन बैंक ऑपरेटिंग अब्रॉड। समझा ना? इंडियन बैंक ऑपरेटिंग अब्रॉड मतलब, हाँ मतलब इंडियन बैंक ओवरसीज ब्रांच और एनी फॉरेन बैंक। अरे किधर भी डिपॉजिट करो बाबा, बैंक में करो डिपॉजिट, ठीक है। लेके आना है तो इंडिया में लेके आओ और वहां पे रखना है तो बाहर को इंडियन बैंक भी हो सकता है, फॉरेन बैंक भी हो सकता है, मतलब एसबीआई भी हो सकता है उधर का, या तो फिर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क भी हो सकता है वहां का। समझा? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैविंग ऑपरेशंस इन इंडिया विद एन अग्रीमेंट दैट, अच्छा फॉरेन बैंक हैविंग ऑपरेशंस इन इंडिया। मैंने क्यों बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का एग्जांपल दिया पता है? क्योंकि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का ब्रांच है इंडिया में, ठीक है, तुमको नहीं पता है, बीकेसी में है। समझा? तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का ब्रांच, तो फॉरेन बैंक में करो बट उसका एक ब्रांच किधर होना चाहिए? इंडिया में। हांगकांग बैंक है कि नहीं? एचएसबीसी है कि नहीं? अच्छा छोड़ दे, एचएसबीसी है कि नहीं इंडिया में? तो एचएसबीसी का वहाँ का ब्रांच में आप सॉरी वहाँ का ब्रांच में आप इन्वेस्ट या रख सकते हो क्योंकि उसका एक ब्रांच इंडिया में। ये समझा? हैविंग ऑपरेशन इन इंडिया विद एन अग्रीमेंट that the foreign bank having operation in India shall take the responsibility for furnishing all the information which may be required, and in the event of the sponsored
depository receipt, the proceeds of the sale shall be credited to the respective bank account of the shareholder. मतलब वो इंडियन ब्रांच को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, जो भी पैसा होगा वो बराबर हम लोग क्रेडिट करेंगे, अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और अगर स्पॉन्सर्ड हुआ तो फिर कहाँ क्रेडिट होना चाहिए था? नॉन फंड। इधर अभी स्पॉन्सर्ड का मतलब है ना, ये लोग जहां स्पॉन्सर लिखे हैं ना, उसका मतलब नॉन फंड रेजिंग बोल रहे हैं वो लोग, फंड रेजिंग नहीं बोल रहे, मतलब कैपिटल रेजिंग को वो लोग नहीं बोल रहे, वो लोग किसको बोल रहे हैं? नॉन कैपिटल रेजिंग। तो मुझे बताओ, अगर जो भी पैसा आएगा इंडिया में वो कहाँ क्रेडिट होना चाहिए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो देखो वहां पे लास्ट में लिखा है, अगर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्निशिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विच मे बी रिक्वायर्ड एंड इन द इवेंट ऑफ स्पॉन्सर्ड issue of depository receipt, the proceeds of the sale shall be credited to the respective bank account of shareholders. अभी समझा? वो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बेटा? बैंक। कौन सी बैंक? अगर फॉरेन बैंक में डिपॉजिट किया है तो उसका जो इंडियन ब्रांच होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। समझा कि नहीं समझा? चलो, however the proceeds of issue of depository receipt may be remitted in international financial service central bank unit and utilize, मतलब utilize in accordance with, मतलब जो मेन ब्रांच होगा, ठीक है, उधर भी आप यूज कर सकते हो और आरबीआई के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, ये लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये करने वाले प्रोसीजर चालू हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल सब खत्म हो गया, अभी प्रोसीजर, सिर्फ ये एक लास्ट वाला पार्ट है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ये भी नहीं आएगा मोस्टली, मतलब अच्छा तुमको ऑफर डॉक्यूमेंट पता है, प्रोस्पेक्टस पता है? प्रोस्पेक्टस, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करती है, वो सारे ऑफर डॉक्यूमेंट एंड प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन इधर एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि उनके प्रोविजन अलग है। समझा? एंड सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट अगर याद है तो, नहीं याद है तो ठीक है मैं बोल दूंगी, नहीं है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन कौन सा है? 88 ऑफ विच एक्ट? कंपनीज एक्ट। तो एज पर रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम होना चाहिए? ओवरसीज डिपॉजिटरी, बस वही लिखा हुआ है। समझा? तो चलो देखो, पढ़ो क्या लिखा है पहले। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, rules issued thereunder as relate to the public issue of shares or debentures shall not apply to depository receipt. The provision of the act or rules issued thereunder insofar shall not of public issue of shares, मतलब shares के जो rules है, debentures के ICDR हम करते थे, ठीक है, उसके rules इधर applicable नहीं होंगे क्योंकि ICDR अपने इंडिया के लिए चलेगा, एडीआर जीडीआर के लिए नहीं, उनका अलग से रेगुलेशन है ना, तो फिर कैसे आईसीडीआर एप्लीकेबल कर सकते हो? नेक्स्ट, उसके बाद द ऑफर डॉक्यूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एंड इफ प्रिपेयर्ड फॉर द इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, ठीक है, फॉर व्हाट? डिपॉजिटरी रिसीट्स के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया है, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस, मतलब इन शॉर्ट उसको प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड और ऑफर डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट और प्रोविजन एज एप्लीकेबल टू द प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, विल नॉट बी अप्लाई टू द डिपॉजिटरी रिसीट का ऑफर डॉक्यूमेंट क्योंकि उनका प्रोविजन अलग है और उनके प्रोस्पेक्टस में कंटेंट अलग होता है, अपने प्रोस्पेक्टस में कंटेंट अलग होता है, उनका ऑफरिंग सर्कुलर बोलते हैं वो लोग, और ऑफरिंग सर्कुलर में कंटेंट अलग होगा। क्यों? हम लोग आउटसाइड इंडिया इशू कर रहे हैं ना, तो आउटसाइड इंडिया का स्टैंडर्ड्स अलग होता है, अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनका आईएफआरएस होता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स मिला कि नहीं वो हमारे में नहीं लिखते, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल, हाँ ठीक है, अपने में लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल, उनमें भी लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस, वो सब कुछ चीजें कॉमन होती है बट कुछ चीजें एकदम अलग होती है जो अपने इसमें नहीं होता है। समझा? इसके लिए वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। यहाँ तक समझा बेटा? एंड नेक्स्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 88, मतलब सेक्शन 88 में कुछ भी लिखा है वो गया भाड़ में। जब भी नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड आता है कोई प्रोविजन में, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ठीक है, वो बोलता है बाकी चीज गया भाड़ में, मतलब इधर बोल रहा है सेक्शन 88 गया भाड़ में,
ठीक है, उसमें कुछ भी लिखा है हम मानेंगे नहीं, उसमें कुछ भी लिखो हम नहीं मानेंगे। हम तो यही मानेंगे कि रजिस्टर में सिर्फ ओवरसीज डिपॉजिटरी का नाम दिखना चाहिए, समझा? तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। अंटिल रिडम्पशन ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, मतलब जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ या तो रिडीम नहीं हुआ, द नेम ऑफ द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तुमको समझ रहा है? एक एक वर्ड समझ रहा है बेटा? नहीं समझा? समझा? तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ गया है ऐसे लग रहा है तुम्हारा प्रोफेशनल में आके, कि नहीं? चलो अभी अप्रूवल्स करें, ठीक है। या शायद मेरे को लगता है अप्रूवल्स हो जाएगा और एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ एडीआर एंड जीडीआर। चलो स्टार्ट करूं? अच्छा सुनो अभी ध्यान से, अभी इजी है, अभी प्रोसीजर है ना, अभी जो मेन कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, तो अभी प्रोसीजर तो हमें ऑब्वियसली इजी एज कंपेयर टू मेन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सबसे पहले अप्रूवल्स, तुमको क्या लगता है किसके किसके अप्रूवल चाहिए? फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ पहली बार मिलते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग क्या बनाते हैं? कमिटीज बनाते हैं, या तो कमिटी बनाएंगे या तो कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, और वो सब चीज कौन करेगा बेटा? नहीं नहीं नहीं, वो कमेटी नहीं, बोर्ड का कमेटी। तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, बराबर, तुम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, तो इन्होंने ये लोग ने बोला कि हम लोग रोज रोज नहीं आ सकते, तुम तीनों ही आना, तो उसे कमेटी बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ऑडिट कमेटी नहीं होगा, बट ये कमेटी में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, समझा कि नहीं समझा बेटा? समझा। तो देखो फर्स्ट है किसका अप्रूवल? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा मुझे बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या डिसाइड करेगा? जब भी बोर्ड मीटिंग हो रहा है, पहली बार तो बोर्ड मीटिंग सबका होगा, पहली बार क्या क्या डिसाइड होगा? एक तो टाइम ऑफ इश्यू, कौन से टाइम पे इशू करना है, एडीआर इशू करना है या जीडीआर इशू करना है, अगर जीडीआर इशू करना है तो कहाँ पे लिस्ट कराना है, मतलब कौन सी कंट्री में लिस्ट कराना है, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ इशू करना है, क्वांटम ऑफ इशू, क्वांटम का मतलब पैसा, कितना साइज ऑफ द इश्यू, ठीक है, वो सब आपको पहले डिस्कस करने का, तो वही लिखा हुआ है, देखो अंडरलाइन करते जाओ, बोर्ड रेजोल्यूशन में क्या क्या होता है बेटा, इंक्लूड, थर्ड लाइन पे लिखा होगा, फंड्स आर रिक्वायर्ड, क्वांटम ऑफ इशू, कंट्री इन विच इट इज टू बी इशू एंड टाइम ऑफ इशू, यहाँ तक समझना। बट पहली बार डिस्कस हो गया, उसके बाद तुमने कमिटी फॉर्म कर दिया या एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, तो नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है, अ डायरेक्टर और अ सब कमिटी, आया ना, डायरेक्टर और अ सब कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो सब कमिटी मैडम, सब कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटी जिसमें एक एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, इसमें नहीं लिखा है बट बाद में लिखा है किधर, तो यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? ठीक है। बोर्ड कमेटी इज ऑल्सो ऑथराइज फॉर सीकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा, यूरो इशू करना है, यूरो इशू का मतलब होता है एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीबी सब कुछ आ जाएगा, बट अगर मैंने यूरो डेट इशू बोला तो सिर्फ एफसीसीबी, एफसीईबी आएगा, ईसीबी आएगा, और यूरो इक्विटी इशू बोला तो एडीआर एंड जीडीआर आएगा, यूरो इशू बोला तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। एंड साइनिंग द अग्रीमेंट विथ डिपॉजिटरी, अरे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थोड़ी साइन करेंगे, एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर देंगे, तुम साइन कर लेना, ठीक है। रोड शोज और वो सब में अभी आगे रोड शोज आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा बेटा? पक्का? अच्छा तो मेरा फर्स्ट अप्रूवल किसका हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर वो लोग मीटिंग का डेट डिसाइड करेंगे और किसका अप्रूवल लेंगे? शेयर होल्डर्स, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन सेक्शन 62, क्यों 62? फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल, ये समझा तो हो गया, कन्वेट इन द जनरल मीटिंग, तो 2 पॉइंट्स हो गए मेरे। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट हो गया ना, ये क्यों पॉइंट रखा है मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, लिखते हैं अप्रूवल फिर नीचे लिखते हैं नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, मतलब पहले रिक्वायर्ड था फिर वो डिस्पेंस ऑफ कर दिया। कौन से डेट पे अमेंडमेंट आया था? 19/1/2000 को अमेंडमेंट आया था, 2000 मतलब 23 साल 25 साल पहले, तो अभी निकाल दो ना भाई, ठीक है। बट ठीक है उन लोगों ने लिखा है तो लिखा हुआ है, देखिए एडीआर एंड जीडीआर, ठीक है, सब्जेक्ट डेटेड दिस एडीआर एंड जीडीआर अंडर ऑटोमेटिक रूट and therefore requirement of obtain approval from Ministry of Finance Department is disbursed with मतलब
निकाल दिया, ठीक है, हटा दिया। इवन प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, पब्लिक इशू कर रहे हो तो भी हटा दिया, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो भी हटा दिया। देख प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो ना तो भी हटा दिया, मतलब इन शॉर्ट अभी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, इसमें लिखा नहीं है बट मैं बता रही हूँ, एफसीसीबी एफसीईबी करोगे ना तो रिक्वायर्ड अप्रूवल, ठीक है, चाहिए तो लिख सकते हो एफसीसी, और वो भी दैट टू अगर 100 मिलियन के ऊपर अगर इशू साइज है तो। समझा कि नहीं? वो नहीं लिखना है, नहीं लिखा है मॉड्यूल में चलेगा, बट तुमको लिखना है तो लिख सकते। एफसीसी भी क्योंकि वो लोन है बेटा, और सुनो कंपनी लोन ले रहा है बाहर से, एफसीसी भी एफसीई भी इशू करके लोन ले रहा है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो अपना करेंसी जाएगा उधर, ठीक है, तो लोन जैसा हो रहा है तो यार थोड़ा अप्रूवल लेना पड़ेगा, और दैट टू कितना 100 मिलियन से ज्यादा अगर लोन लिया है तो इशू साइज होगा, तो अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोटा मोटा ही एफसीसी भी ऑफर साइज है तो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं किया तो चलेगा, ठीक है, वेरी गुड। इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, ओ स्टॉक एक्सचेंज से तो पूछना पड़ेगा ना हम इश्यू करें। अच्छा कौन से स्टॉक एक्सचेंज से पूछना पड़ेगा? हाँ नहीं, लिस्ट तो दोनों जगह पे करती है तू, इधर इक्विटी शेयर लिस्ट करती है उधर जीडीआर लिस्ट करती है, तो ये कौन सा लिस्टिंग वाला है? इंडिया, पहले इंडिया को पूछ फिर वहां पे, ठीक है, यहाँ पे बीएससी एनएससी को पहले पूछ, हम इश्यू करें आप लिस्ट करोगे, तो वो हाँ बोल देते हैं तो आप लिस्ट कर सकते हो, समझा, तो आप इशू प्रोसीड आगे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द इशूइंग कंपनी हैज टू मेक टू रिक्वेस्ट टू अ डोमेस्टिक, अंडरलाइन, इधर सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज वर्ड नहीं लिख सकते हो, इधर डोमेस्टिक ओवरसीज, क्योंकि दो स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है इधर, तो हर जगह इधर डोमेस्टिक वर्ड लिखना पड़ेगा या तो ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज लिखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा तुमको। तो डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल कंसर्न हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में भर भर के किया, इन प्रिंसिपल मतलब प्रायर, इन प्रिंसिपल मतलब प्रायर, प्रायर इन प्रिंसिपल कंसर्न फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स एंड शैल बी लाइंग इन द कस्टडी ऑफ डोमेस्टिक कस्टोडियन, मतलब शेयर्स किसकी कस्टडी में होंगे? कस्टोडियन के पास, ठीक है, दिस शेयर्स विल बी रिलीज बाय कस्टोडियन आफ्टर कैंसलेशन ऑफ जीडीआर, ये समझाना, and they are traded on Indian stock exchange like other equity shares, अभी समझा। एंड लास्ट इन प्रिंसिपल कंसेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर सपोज मान लो एलएनटी को शेयर जीडीआर या एडीआर इशू करना है और उसने अगर सपोज कोई इंडियन बैंक से लोन लिया है, मतलब जैसे एसबीआई से लोन लिया है या तो बजाज फाइनेंस से लोन लिया है, फाइनेंशियल हुआ ना, फाइनेंस बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस से लोन लिया, सॉरी बजाज फाइनेंस तो एनबीएफसी हुआ, माय मिस्टेक, बजाज फाइनेंस से लिया है लोन, या तो एसबीआई से लिया हुआ है या तो आईसीआईसीआई से लोन लिया है, तो उनको पूछना तो पड़ेगा ना कि हम लोग एडीआर जीडीआर करें, बट वो कब पूछना पड़ेगा? अगर लोन अग्रीमेंट में ऐसा कोई कंडीशन मेंशन है तो, मतलब ये कंडीशनल अप्रूवल है। क्यों कंडीशनल बोला है मैंने? अगर लोन अग्रीमेंट में है तो लेना है, अगर लोन अग्रीमेंट में ऐसा कोई स्टिपुलेशन नहीं है तो ये अप्रूवल आएगा नहीं, बाकी के ऊपर अप्रूवल आएंगे, समझा? तो नीचे लिखा हुआ है देखो, व्हेन द टर्म्स ऑफ द लोन which has been obtained by the company from the financial institution, the agreement relating to loan contains the stipulation, underline करने का, agreement relating to loan contains the stipulation, मतलब condition, stipulation का मतलब condition, that the consent of the financial institution has to be obtained, तो फिर obtain करना पड़ेगा, otherwise obtain करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है बेटा? कोई क्वेश्चन है? बोलो, पक्का समझा ना? अच्छा वेरी गुड। ये क्या हो गया बेटा? अप्रूवल। प्रोसीजर में ए पार्ट हो गया, कौन सा? अप्रूवल्स। पहले मैंने सारे अप्रूवल्स ले लिए, अभी मेरे को इंटरमीडिएट अपॉइंट करने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट सिखाने की जरूरत है, इतना तो भर भर के सिखाया था, सबसे फेवरेट चैप्टर वही होगा तुम लोग का, ठीक है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर था अपना, ठीक है। लीड मर्चेंट बैंकर, क्या करते हैं लीड मर्चेंट बैंकर्स? हाँ, पर इधर वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पहले डिसाइड करेंगे कि मतलब स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है ना, एडीआर इशू करना है, जीडीआर इशू करना है, कहाँ इशू करना है, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर दिया होगा, बट कितना इशू करना है, डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, कभी हम लोग अगर एफसीसी भी इशू करें तो कभी हम कन्वर्ट करके देंगे, तो वो सब स्ट्रक्चर डिसाइड करता है पहले लीड मर्चेंट बैंकर,
फिर उसके जो हेल्प करता है, लीड मर्चेंट बैंकर को हेल्प करता है टू स्मूदन द प्रोसेस। कौन होता है? एक मर्चेंट बैंकर से ज्यादा मर्चेंट बैंकर होते हैं, को मैनेजर्स। कौन हो गए बेटा? को मैनेजर्स, या तो को मर्चेंट बैंकर्स भी बोलोगे तो चलेगा, बट जनरली हम क्या बोलते हैं? को मैनेजर्स, विच विल जस्ट हेल्प लीड मर्चेंट बैंकर। लीड मर्चेंट बैंकर, तू लीड मर्चेंट बैंकर है, ये को मैनेजर्स है, तो सब मेन काम तू करेगी, तेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये लोग तेरे को हेल्प करेंगे। दो दो इंटरमीडिएट समझे। तीसरा, अंडरराइटर। क्यों? बराबर इशू हुआ नहीं तो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। फोर्थ, लीगल एडवाइजर्स, क्योंकि अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा ना, तो अग्रीमेंट कैसे बनाओगे? अग्रीमेंट तुमको तो नहीं आएगा ना बनाने के लिए, तो अग्रीमेंट के लिए लॉयर्स चाहिए, तो लॉयर्स चाहिए तो लीगल एडवाइजर। बहुत सारे अग्रीमेंट्स बनते हैं इधर। देखो, एक कंपनी और डिपॉजिटरी के बीच में अग्रीमेंट बनेगा, एक कंपनी एंड कस्टोडियन के बीच में अग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी के बीच में भी अग्रीमेंट बनता है। इन शॉर्ट बहुत सारे अग्रीमेंट, एजेंसी अग्रीमेंट बनता है, ट्रस्ट डीड बनता है, बहुत सारे अग्रीमेंट बनते हैं। तो वो हेल्प कौन करेगा अग्रीमेंट्स के लिए? लीगल एडवाइजर्स। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, क्यों? फाइनेंशियल्स कौन बना के देगा? तुमको अकाउंट नहीं आते हैं, हमको आते हैं, बट हमारा हमारा प्रॉब्लम कहाँ होगा पता है? उनका फाइनेंशियल्स आईएफआरएस जैसा होगा और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जैसा, तो हमको वो रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। मतलब एज पर आईएफआरएस अगर डेप्रिसिएशन 5000 आ रहा है और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर 3000 आ रहा है, तो 2000 का डिफरेंस है, तो 2000 में प्रॉफिट ऑब्वियसली वहां पे आईएफआरएस के हिसाब से प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि वहां पे डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि एज पर आईएफआरएस प्रॉफिट विल बी लेस बाय 2000। समझ रहा है? तो वैसे हम रिकंसिलिएशन करके देंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या तो यूएस गैप हो सकता है, वो लोग गैप बोलते हैं, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यूके गैप भी होता है, यूके गैप मतलब वही यूके का गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऑडिटर्स, एक और प्रिंटर्स। प्रिंट कैसे करेंगे? सब ऑफर डॉक्यूमेंट और वो सब प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो कौन चाहिए? प्रिंटर। मतलब नीचे जेरोक्स वाला नहीं चलेगा, ऐसे प्रिंट करता है, आगे आगे लिखा तो पीछे छाप आता है, ठीक है, ऐसा नहीं, इंटरनेशनल प्रिंटर्स चाहिए। ये समझा? एक और रह गया, कस्टोडियन तो चाहिए ही चाहिए, डोमेस्टिक कस्टोडियन, ओवरसीज डिपॉजिटरी, वो तो दोनों चाहिए। और भी एक रह गया बेटा, लिस्टिंग एजेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, मेरे जो एडीआर जीडीआर कहाँ लिस्ट होंगे? फॉरेन। तो उनके रूल्स हमको नहीं आएंगे ना, तो उनके लिस्टिंग एजेंट को एक अपॉइंट करना पड़ेगा ना, वो तुमको हेल्प करेगा वहां पे शेयर नहीं, सॉरी एडीआर एंड जीडीआर लिस्ट करने के लिए। तो लिस्टिंग एजेंट इधर का होगा कि उधर का? उधर का, क्योंकि उधर तुमको शेयर्स क्या बोल रही हो, एडीआर जीडीआर लिस्ट करना है। सारे समझे इंटरमीडिएट्स? मैं नहीं पढ़ू चलेगा ना, ठीक है। सिर्फ ओवरसीज डिपॉजिटरी, डोमेस्टिक कस्टोडियन, कस्टोडियन क्या करता है वो दो पढ़ लेती हूँ, कस्टोडियन पढ़ लेती हूँ मैं। लीड मर्चेंट समझा बेटा? लीड मर्चेंट में कौन सा अंडरलाइन करो? टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द इश्यू एंड अरेंज मार्केटिंग। वो फीस भी चार्ज करता है, पब्लिक इशू कर सकता है, वही बोला ना, कूपन रेट, पब्लिक इशू। कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा, एफसीसीबी, एफसीबी कन्वर्जन प्राइस सब डिसाइड कौन करेगा? लीड मर्चेंट बैंकर। और टू स्मूदन द इशू कौन होगा बेटा? को मैनेजर्स। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, क्या इशू करता है? डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है, अगेंस्ट द इक्विटी शेयर्स। डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करता है? सेफ गार्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो वही लिखा है ना, शेयर्स अपने पास रखता है। तो फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इज टू कोऑर्डिनेट, किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है वो? डिपॉजिटरी बैंक के साथ। व्हेन द शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी, द सेम आर रजिस्टर्ड, किसके नाम पे रजिस्टर्ड होता है? डिपॉजिटरी। किसके नाम पे रजिस्टर्ड होता है? डिपॉजिटरी। बट फिजिकल पोजेशन किसके पास होता है? कस्टोडियन के पास। समझा? किसका नाम पे होगा? डिपॉजिटरी, क्योंकि रजिस्टर में डिपॉजिटरी का नाम होता है, बट फिजिकल पोजेशन किसके पास होता है? कस्टोडियन। The beneficiary interest in the respect of such shares however rests with the investor। ये तो बोला ना, सारे बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? इन्वेस्टर्स को। लिस्टिंग एजेंट,
उनका, ठीक है। तो वही लिखे ना, यूरो इशू करते हो तो ऑब्वियसली आपको वन और मोर लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा। इधर देखो क्या सा स्टॉक एक्सचेंज लिखा है, ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज। द अपॉइंटमेंट ऑफ लिस्टिंग एजेंट इज नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन इशूइंग कंपनी एंड ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज। लीगल एडवाइजर्स क्या करेगा बेटा, अग्रीमेंट्स बना के देगा, वेरी गुड। फिर प्रिंटर्स, इंटरनेशनल रेप्यूटेड प्रिंटर्स होने चाहिए। ऑडिटर्स रिकंसिलेशन करके देगा, रिकंसिलेशन, फाइनेंशियल्स रिकंसिलेशन लिखा भी होगा यार किधर तो, हाँ रिकंसिलेशन करके देता हूँ। प्रिपेयर द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फॉर इंक्लूजन इन ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड रेसिक्विट कंफर्ट लेटर्स, कंफर्ट लेटर्स मतलब अश्योरेंस दे रहा है वो, समझा ना। एंड रिकंसिलेशन ऑफ द इशूअर्स कंपनीज अकाउंट विद यूएस गैप एंड अंडरराइटर्स गारंटी देता है। गारंटी क्या देता है कि अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम करेंगे। तो अंडरराइटर कौन बन सकता है, बैंक्स भी बन सकता है। और ये नया तुमको अभी इंटरमीडिएट सीखने को मिलेगा, सिंडिकेट्स। सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं, ये होते हैं इंटरमीडिएट है सिंडिकेट मेंबर्स, वो बिग बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं, बैंक्स जैसे ही होते हैं, समझा। तो सिंडिकेट्स यूजुअली अंडरराइटर्स सब्सक्राइब अ पोर्शन ऑफ द इश्यू with arrangement for the tie-up for the balance with the clients. In addition, they will interact with the influencer investor and assist the lead manager to complete the issue successfully. मतलब अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो या तो उनको सब्सक्राइब करना पड़ता है, या तो वो लोग इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको बोलते कि आप सब्सक्राइब करो। अभी समझा कि नहीं समझा? जरूरी नहीं ना बेटा, अंडरराइटर अगर कम हुआ ना इशू तो अंडरराइटर खुद ही सब्सक्राइब कर गए ऐसा जरूरी नहीं है, किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं। तुमको सब्सक्रिप्शन से मतलब है ना, वो करे या किसी और के थ्रू करे तो तुमको फर्क क्या पड़ना चाहिए। ये कौन हो गया बेटा, अंडरराइटर्स। मतलब नहीं, बी पॉइंट हो गया पूरा, प्रोसीजर का बी पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ सारे इंटरमीडिएरीज। अभी डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, मतलब सारे अग्रीमेंट्स बनेंगे इधर, ठीक है। ऑब्वियसली सारे अग्रीमेंट्स तुमको पोर्शन में नहीं है, तुमको सिर्फ 5 अग्रीमेंट है। कौन से, सब्सक्रिप्शन, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, एजेंसी अग्रीमेंट एंड ट्रस्ट डीड। अभी ध्यान से सुनो बेटा, ये 3 अग्रीमेंट है, ये जो फर्स्ट 3 अग्रीमेंट है ना, ये जो फर्स्ट 3 अग्रीमेंट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये सिर्फ एडीआर एंड जीडीआर के लिए, ठीक है। एंड ऑल दिस 5 अग्रीमेंट्स, all this 5 agreement 1 2 3 4 and 5 will be for FCCB and FCEB। अभी समझा? तो FCCB एंड FCEB इशू करना है तो 5 बन जाएंगे अग्रीमेंट, और अगर सिर्फ ADR GDR करना है तो इन शॉर्ट फर्स्ट 3 अग्रीमेंट बनेंगे, एजेंसी अग्रीमेंट एंड ट्रस्ट डीड बनाने की जरूरत। और लॉजिक है बेटा, ADR GDR आर इक्विटी शेयर्स जिसमें ट्रस्टीज अपॉइंट नहीं होते। FCCB FCEB आर लोन्स जिसमें ट्रस्टीज अपॉइंट होते, समझा ना। इसके लिए एजेंसी अग्रीमेंट सिर्फ FCCB एंड FCEB में। FCEB याद तो है ना तुमको, मैं बोलते तो जा रही हूँ बट FCCB FCEB याद नहीं है तुम्हें कि मैं पहले FCCB FCEB सिखाऊं तुमको वापस? थोड़ा बहुत याद है कि नहीं है? क्या है, याद है ना? क्या है, देखो मैंने बोला नहीं, ये नहीं सोएगा मेरा बच्चा, ठीक है। FCCB FCEB, अच्छा कौन इशू करता है वो बता दो, एक बार बता देती हूँ चलना, कौन इशू करता है? इंडियन कंपनी, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल L&T इशू करेगा, क्या इशू करेगा? FCCB इशू करेगा, किसको? फॉरेन इन्वेस्टर्स को इशू करेगा, बराबर। ये कौन है सब? फॉरेन इन्वेस्टर्स। यह तक समझा? चलो ये लोन ही है ना, बॉन्ड्स है मतलब अनसिक्योर्ड लोन हो गया। फिर सेकेंड बॉन्ड्स है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो कूपन्स बोलते थे हम लोग, पता है, फिक्स रेट ऑफ कूपन्स होगा, ठीक है। तुमको इंटरेस्ट लिखना है इंटरेस्ट लिखो, कूपन्स लिखना है तो कूपन्स लिखो। फिर थर्ड
वेरी गुड यार, कन्वर्ट हो सकता है, बट कन्वर्जन के पहले इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में, डॉलर्स में, पाउंड्स में, किधर भी, कोई भी करेंसी में डिनोमिनेट हो सकता है। जनरली फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होगा, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, मतलब पाकिस्तान के रुपीज में नहीं होगा, लॉजिक है, वो कन्वर्ट ही नहीं होता, कोई कोई कंट्री उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। समझा कि नहीं समझा? तो डॉलर्स सब जगह एक्सेप्ट होता है, तो डॉलर्स में जनरली होता है, पाउंड्स हर जगह होता है, येन्स हर जगह एक्सेप्ट होता है, तो वैसे अच्छे अच्छे वाले करेंसीज में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो तुमने बोला कन्वर्टेबल होगा इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ विच कंपनी, इशूइंग कंपनी, मतलब एलएनटी के ही इक्विटी शेयर इनको मिलेगा। मतलब ये गोरे लोग आएंगे जो बोलेंगे आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, तो एलएनटी एफसीसी भी कैंसिल कर देगा और उसके बदले अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू करेगा। बट तब तक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना यार, तो वो इसके लिए ना गवर्नमेंट को ये खटकता है कि ये मत लो बाबा लोन, क्योंकि अपना पैसा जाता है ना फॉरेन करेंसी। ठीक, समझा? कोई डाउट है? हाँ, बाद में मुझे बताओ, मुझे एक मिनट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच के बताओ। जब ये एफसीसीबी है तो कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे फेमा के? लोन है, सोच के बताओ, फेमा सोचो, एग्जीक्यूटिव भूलते नहीं है हम लोग। इसे अभी मैंने ईबीसीएल में ग्रेस मार्क नहीं मिला था ना, तो बोल, तो बोल। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा था तो चलेगा, ठीक है, चलो बोलो। ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये क्या है भारत, तेरे को भी नहीं आया? एक्सटर्नल कमर्शियल, क्या बोला वो? तो नालायक बोला कि रे? अच्छा तो अभी बोल। हाँ, इंटरेस्ट, सॉरी, जब तक एफसीसीबी है, बॉन्ड है, तब तक कौन से प्रोविजन है फेमा के एप्लीकेबल होंगे? ईसीबी। जैसे ही इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? एफडीआई। अरे इक्विटी हो गया भी, तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझा? तो जब भी एफसीसीबी आएगा ना, मैं पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें दोनों प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। जब तक कन्वर्जन नहीं हुआ तभी तक ईसीबी के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, वंस इट इज बीन कन्वर्टेड इट शुड बी एफडीआई के प्रोविजन, दोनों प्रोविजंस एप्लीकेबल होने चाहिए। कोई डाउट है बेटा? कोई क्वेश्चन? हाँ बोल बेटा। वेरी गुड, ठीक है, तू आया नहीं ना मेरे को मिलने, अभी बोलेगा प्रोफेशनल में पक्का होऊंगा मैम, पता है मेरे को, बट तू मिलने नहीं आया, दिखा नहीं है मैंने इसकी शक्ल अभी तक। कौन है ये? कब आया था? ये देखा मेरा वर्ड देखा? ठीक है, आया था तो फिर अभी तेरा थोबड़ा देखूंगी तो याद आएगा मेरे को। ठीक है, चलेगा चलेगा, प्रोफेशनल में भी एक बार आ। कोई डाउट है बेटा? पूरा समझा? अच्छा, तो ये एफसीसी भी याद आया अभी थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो, तो अभी कौन से अग्रीमेंट करेंगे? ये अग्रीमेंट ही होगा अभी तो। ठीक है, कौन से करेंगे? 5। पहले पहले इजी वाला करते हैं, डिपॉजिटरी। अभी मुझे बताओ डिपॉजिटरी अग्रीमेंट किसके बीच? नाम बोल रहा है डिपॉजिटरी अग्रीमेंट, कंपनी और, वेरी गुड वेरी गुड, बराबर बोल रहा है। मेरे को यहाँ पे ना कर्सर ही दिखता नहीं है, इतना बड़ा कर्सर, हाँ अभी दिखता है, पर वो किधर ऐसा गुम हो जाता है, देखो अभी दिख रहा है तुमको? नहीं, वो गुम ही हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ये पैड है ना इधर है माउस के यहाँ पे, ऐसा। तुमको ऐसा लगता होगा मैं अंधी है, बट मैं अंधी नहीं है, प्रॉब्लम इधर का है। ठीक है, ये दबता है ना माउस। चलो, किसके बीच में होगा? कंपनी एंड डिपॉजिटरी के बीच में होता है। डिपॉजिटरी मतलब अपने यहाँ पे ओवरसीज डिपॉजिटरी, बट ओवरसीज नहीं लिखने का, सिर्फ डिपॉजिटरी लिखने का। क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि आईडीआर में भी यही डॉक्यूमेंट्स इश्यू होते हैं, तो वहां पे डोमेस्टिक डिपॉजिटरी होता है ना, इसके लिए। समझा कि नहीं समझा? तो डोंट यूज द वर्ड ओवरसीज, जस्ट यूज द वर्ड कंपनी। अच्छा, कंपनी की जगह पे क्या कौन सा वर्ड यूज करोगे? इश्यूअर भी चलेगा मेरे को।
ठीक है। अच्छा, ये डिपॉजिटरी अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा वो याद रखने का। पहले तो किसके बीच में है वो याद रखो। मतलब इधर है ना ऐसा ऐसा चार्ट बना देने का, ठीक है। जहां बहुत बड़े बड़े आंसर है ना, ऐसा छोटे से कीवर्ड का चार्ट बना देने का। पहले क्या लिखोगे, बिटवीन, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिटरी। वेरी गुड। अभी ये अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा वो लिखने का। डेडपूल का स्टोरी नहीं तो वेरी गुड, तो इतना क्या सोचती है, ना बोल सीधा। डेडपूल क्लिक हुआ है, डेडपूल का स्टोरी तो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखा होगा, राइट्स, राइट्स ऑफ डिपॉजिटरी, मतलब उसके राइट्स लिखे होते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा होता है किसका बेटा, डिपॉजिटरी का। तो देखो थर्ड लाइन में लिखा होगा, इट ऑल्सो सेट फोर्थ द राइट्स एंड ड्यूटीज। तो तुम्हारा सेकंड पॉइंट होना चाहिए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डिपॉजिटरी इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिटरी शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। वो सब के लिए रिगार्डिंग होगा। तो इतना भी लिखा ना, इट ऑल्सो सेट आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डिपॉजिटरी इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिटेड शेयर्स। बस यहाँ तक लिखा तो चलेगा मेरे को, ठीक है। ये आगे का नहीं लिखा तो चलेगा। फिर होल्डर्स ऑफ जीडीआई, सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ ये अग्रीमेंट किसके बीच में होता है, कंपनी एंड डिपॉजिटरी के बीच में। अभी यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आर द पार्टीज टू अग्रीमेंट के नॉट द पार्टीज टू अग्रीमेंट, foreign investors are parties to agreement? No, they are not the parties to agreement. तो they cannot enforce the agreement. अरे हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, थर्ड पार्टी कैन नॉट एनफोर्स अग्रीमेंट। मैम कह रही इधर एग्जीक्यूटिव का याद नहीं है, फाउंडेशन का बोलते हो, बट था एक बार, पता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे थर्ड पार्टी, अच्छा जैसे मेरे और अनिरुद्ध के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हनी आके डबका मुक सकती है नहीं, मतलब हानि आके बोल सकती है मैं करेगी, मैं केस करेगी। अरे तू कौन होती है केस करने वाली, या तो मैं अनिरुद्ध पे कर सकती हूँ या तो अनिरुद्ध मेरे पे कर सकता है। मतलब थर्ड, यू आर थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेम वे फॉरेन इन्वेस्टर्स आर द थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सो दे कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। समझा, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कौन करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी ही करा सकता है, या तो कंपनी करा सकता है। कोई डाउट है बेटा, कोई क्वेश्चन है, देखो नीचे लिखा होगा, होल्डर्स ऑफ जीडीआरस आर नॉट द पार्टीज टू डिपॉजिटरी agreement and thus they don't have contractual rights against the obligation of the company. ये समझा कि नहीं समझा बेटा, पूरा समझा। अच्छा, अभी अगर सपोज मान ले पूरा डॉक्यूमेंटेशन आया तो ये सब लिखने की, इतना सब लिखो मत, फिर फर्स्ट पैराग्राफ लिख के छोड़ दो चलेगा। बट अगर सिर्फ डिपॉजिटरी अग्रीमेंट का आया तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब तो भी इतना नहीं लिख पाओगे यार, अरे कट शॉर्ट करना ही पड़ेगा यार। तो ये 3 लाइन तो लिखना ही है क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट मेन पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें कितना कट शॉर्ट करते हैं तो देखते हैं, वो देखो, द डिपॉजिटरी इज अंडर नो ड्यूटी टू इन्फोर्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरी एग्रीमेंट, वो नहीं लिखा तो चलेगा। होल्डर कौन होता है वो सब नहीं लिखा तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन लिखो, द कंपनी में अग्री द डिपॉजिटरी अग्रीमेंट, ये वाला मेरे को इतना नहीं है ना तो चलेगा, ठीक है। मेन ये वाला पॉइंट मेरे को चाहिए। अभी मुझे बताओ, अगर सपोज मान लो डिपॉजिटरी को कोई भी लॉस होता है, डिपॉजिट, अरे लॉस हो सकता है ना, वो सेल कर रहा है तो खर्चा किया होगा, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो खर्चा किया होगा, तो डिपॉजिटरी को जितना भी खर्चा हुआ होगा उसको कौन इंडेमनीफाई करेगा, इंडेमनीफाई वर्ड यूज करेगा, कौन करेगा, कंपनी, क्योंकि कंपनी के कहने पे वो इश्यू करा ना। तो ये वाला लाइन तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। कौन सा वाला लाइन, ये वाला, द कंपनी में अग्री इन द डिपॉजिट अग्रीमेंट टू indemnify the depository, custodian and certain of their respective affiliates, and certain of their respective affiliates का मतलब उनके associates, उनको सबको for any loss, liability, tax, expenses or any kind which may arise in the connection of issue, sale, resale or transfer of GDRs or any offering document। ये समझा नहीं समझा? तो इन शॉर्ट मुझे ये लाइन, इंडेमनीफाई वाला लाइन तो चाहिए, ये अग्रीमेंट में लिखा ही होना चाहिए। यहाँ तक समझा? नेक्स्ट, ये वाला लाइन तो ठीक है, मतलब ये भी इजी है।
कॉपीज ऑफ डिपॉजिटरी अग्रीमेंट कहाँ रखे होंगे? ऑब्वियसली हेड ऑफिस में. किधर? किसके हेड ऑफिस में? डिपॉजिटरी के हेड ऑफिस में. तो जहां पे इन्वेस्टर आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वो वाला लिखा है. तो कॉपीज ऑफ डिपॉजिटरी अग्रीमेंट आर केप्ट इन द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ depository, and depository is required to make available for inspection during normal business hours a copy of deposit agreement and the notices, reports, communication received from the company. कोई डाउट बच्चा, कोई क्वेश्चन? तो मतलब ये पैराग्राफ, ऊपर का पैराग्राफ उतना मुझे चाहिए. समझा कि नहीं समझा बेटा? ठीक है. अभी ये इसमें से अगर तुमको कुछ लिखना है तो मैं बोल देती हूँ, पढ़ ले एक बार चाहिए तो. चलो. The depository is under no duty to enforce any of the provision of deposit agreement on the behalf of any holder or any person. Obviously holder आके कोई बोलेगा depository को ए ये clause enforce करो, नहीं. depository is under no obligation. उसको करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा. अरे तो वही हो गया ना. डिपॉजिटरी वो होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टर बोल नहीं सकते बिकॉज दे आर थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो ऊपर लिख दिया है ना, तो वापस यही सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो. होल्डर मीन्स द पर्सन और द पर्सन रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी. अरे होल्डर्स का मतलब हमको नहीं पता है क्या? इन्वेस्टर. ठीक है, होल्डर्स का इधर मतलब क्या होता है? तो ये क्यों लिखना है? होल्डर्स का मतलब क्या है? ठीक है. नेक्स्ट, दे आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ or bound by or hold the right subject to all the provisions of deposit agreement applicable to them. मतलब डिपॉजिट अग्रीमेंट में जितने भी ऑब्लिगेशंस लिखे होंगे या जितने भी प्रोविजंस लिखे होंगे, दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट ऑल सच प्रोविजंस, क्योंकि उन्होंने वो शेयर्स खरीदे, डिपॉजिटरी रिसीट्स खरीदा है. समझा? ठीक है. तो इतने कुछ लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं, तो मत लिखो. they may be required to file from time to time with depository or its nominee proof of citizenship, resident, exchange control approval, payment of all applicable taxes and government charges, compliance all applicable. उनके कंट्री में जितने भी लॉ है ना, जो भी डिपॉजिटरी बोलता है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कि आप अपने में कैसे बोलते हैं केवाईसी सबमिट करो, आधार कार्ड सबमिट करो, पैन कार्ड सबमिट करो, तो उनकी कंट्री में जो भी बोलते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट करने पड़ेंगे. किसको? डिपॉजिटरी को. तो वो ये वही लिखा हुआ है. तो ये सब होल्डर्स के बारे में लिखा है, तो ये डिपॉजिट अग्रीमेंट में नहीं लिखा तो चलेगा मेरे को. समझा कि नहीं समझा बेटा? समझा. चलो नेक्स्ट कौन सा अग्रीमेंट है? अच्छा, किसके बीच में होगा ये? कस्टोडियन नॉर्मली किसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है? करेक्ट. कस्टोडियन किसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है? डिपॉजिटरी के साथ. क्योंकि डिपॉजिटरी कस्टोडियन के पास शेयर्स आता है, फिर वो बताता है किसको? डिपॉजिटरी को, कि हमारे पास शेयर्स आवता है, तुम एडीआर इशू करता है. समझा कि नहीं समझा? समझा. तो दे कोऑर्डिनेट विथ डिपॉजिटरी. तो फर्स्ट लाइन वही होना चाहिए. कस्टोडियन, वापस गया, कस्टोडियन शैल सर यार पोडियम कराओ ना यार. ठीक है. कस्टोडियन शैल कोऑर्डिनेट with depository and has to observe all the obligation imposed on. मतलब अग्रीमेंट में जितने भी ऑब्लिगेशन लिखे होंगे. कौन से अग्रीमेंट में बेटा? कस्टोडियन अग्रीमेंट प्लस डिपॉजिटरी अग्रीमेंट. उसमें भी कस्टोडियन के ऑब्लिगेशंस लिखे होते हैं. ठीक है, तो वो दोनों ऑब्लिगेशन कस्टोडियंस को कंप्लाई करना पड़ेगा. कौन से दोनों ऑब्लिगेशन बेटा? कस्टोडियन अग्रीमेंट प्लस डिपॉजिटरी अग्रीमेंट. समझा? तो कस्टोडियन इज रिस्पॉन्सिबल सोनली टू द डिपॉजिटरी. आया ना? And in case the depository and custodian being a same legal entity, reference to them separately in the depository agreement and otherwise may be made in the conveyance. वो नहीं लिखा तो चलेगा. यहाँ पे इतना लिखो, solely responsible to the depository, यहाँ तक. ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो whenever. अच्छा, अगर सपोज लगता है कि डिपॉजिटरी को ऐसा लगता है कि कस्टोडियन बराबर काम नहीं करता है,
सेफ गार्ड नहीं कर रहा है, या तो जब भी कन्वर्ट करने को बोल रहा हो टाइम पे कन्वर्ट नहीं कर रहा है, या तो उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है। हाँ, बट आफ्टर कंसल्टिंग विद द कंपनी, एक बार कंपनी के साथ कंसल्ट तो करेगा ना यार, कि यार ये देखो कस्टोडियन बराबर काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं करके, मुझे को रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेस कर सकता है और उसकी जगह पे नया कस्टोडियन अपॉइंट करेगा। और जैसे वो नया कस्टोडियन अपॉइंट करेगा उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द इन्वेस्टर कि भैया पुराना वाला कस्टोडियन निकल गया है और नया कस्टोडियन आया है, तो वो ये वाला है। ठीक है, whenever the depository is at discrimination determines in the best of the holders, it may after prior consultation with company terminate the appointment of the custodian, और उसकी जगह पे नया कस्टोडियन सक्सेसर कस्टोडियन अपॉइंट करेगा। एंड ऑब्वियसली वो अपॉइंटमेंट जैसे ही हो गया, डिपॉजिटरी शैल नोटिफाई द होल्डर्स द चेंजेस प्रॉम्प्टली and the successor custodian so appointed shall agree to observe all the obligation imposed on it। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? ये कौन सा अग्रीमेंट हुआ? चलो नेक्स्ट अग्रीमेंट कौन सा है बेटा? एजेंसी, एजेंसी एंड ट्रस्ट डीड। ये किस में होगा? एफसीसी। तो वहां पे क्लियरली लिखा, फर्स्ट ही लाइन लिखा, इन द केस ऑफ एफसीसीबी एंड एफसीईबी। ये किसके बीच में होगा? कंपनी एंड एजेंट। कंपनी किसको अपॉइंट करेगा? एजेंट। अरे रिडम्पशन करना होगा, किसी को रिडम्पशन करना होगा, किसी को कन्वर्ट करना होगा, कंपनी नवरा थोड़ी बैठा है, तो उसके बिहाफ पे कौन करेगा? एजेंट। अच्छा, इंटरेस्ट पे करना है, कौन पे कर लेगा? कंपनी के बिहाफ पे एजेंट। तो वो हेल्प करता है, एजेंट सिर्फ क्या करता है? हेल्प करता है कंपनी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सब वही लिखा है देखो। और ट्रस्टी कौन होगा? जो गारंटी देता है कि टाइमली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का पेमेंट होगा। ठीक है, कौन गारंटी देता है? ट्रस्टी। तो किसके बीच में अग्रीमेंट हुआ होगा? कंपनी एंड ट्रस्टी। समझा? तो वही लिखा हुआ है कि वो गारंटी देता है कि टाइमली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का पेमेंट होगा। बट दोनों में मैंने स्टार्टिंग में वर्ड क्या लिखा है? एफसीसीबी, एफसीईबी। बताओ कोई डाउट है बेटा? लास्ट कौन सा है बेटा? सब्सक्रिप्शन। ये मर्चेंट बैंकर के साथ होता है, अंडरराइटर के जैसा अग्रीमेंट होता है ये। मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब तो वो करेंगे, तो इसके लिए उसको कौन सा अग्रीमेंट मिलेगा? सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट 3 लाइंस तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट लीड मैनेजर एंड अदर मैनेजर अग्री सेवरली का मतलब इंडिविजुअली एंड नॉट जॉइंटली। मतलब जॉइंटली तीनों मिलके अग्री नहीं कर रहे, इंडिविजुअली जिसको अग्री करना है वो करेगा। लीड मर्चेंट बैंकर को तो अग्री करना पड़ेगा, को मैनेजर्स को जिसको भी अग्री करना है वो अग्री कर सकता है। क्या बोलेगा भैया? अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सब्सक्राइब करूंगा। समझा? तो वही लिखा है, एंड नॉट जॉइंटली विद द कंपनी सब्जेक्ट टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन टू सब्सक्राइब। आए ना सब्सक्राइब? क्या सब्सक्राइब करेंगे? GDR। एट विच प्राइस? ऑफरिंग प्राइस। It may provide that the obligation of managers are subject to certain condition precedent। precedent मतलब prior। समझा? अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होगा। फर्स्ट ABC लिखा ना, तुम कैसे करना? ऐसे पॉइंट्स लिखना, ऐसे मत लिखना। ठीक है, तो क्या लिखा है बोलो? Authorize the issuance or otherwise issue publicly announce the intention of issue। देखो लिखा ना, subscription agreement may also provide the certain period from the date of issuance of GDR the issuing company will not, मतलब issuing company ये काम नहीं करेगी। Authorize the issuance or otherwise issue or publicly announce any intention to issue। मतलब वो क्या करेगा? Subscription agreement may also provide certain period कि वो टाइम पे वो लोग क्या करेंगे? वो टाइम पे जब भी इशू करते हैं ना, वो किसको इशू करते हैं? पब्लिक को इशू करते हैं। तो वो टाइम पे जब भी तुम सब्सक्राइब करोगे ना, जब भी पब्लिक ने नहीं लिया, तो वो टाइम पे मैं फर्दर कोई दूसरे पब्लिक को इशू नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सब्सक्राइब करोगे ना वो टाइम पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंपनी विल नॉट का मतलब ये कंपनी चीजें नहीं करेगा। वो कहाँ लिखा होगा? सब अग्रीमेंट में, सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में।
authorize the issuance or otherwise issue or publicly announce any intention of issue. मतलब वो सब्सक्राइब कर रहे हैं तभी आप फर्दर किसी और को इश्यू नहीं कर रहे हो. यहाँ तक समझा. नेक्स्ट, issue, offer, accept subscription for sale, contract of sale or otherwise dispose of whether within India or outside India. मतलब आप ऑफर किसी और को नहीं कर सकते हो, या whether within India या तो outside India. Deposit into any depository receipt facility any securities of the company of the same class as GDR or shares or securities in the company convert. ये नहीं लिखा तो चलेगा, इतना लिखो deposit into a depository receipt facility. मतलब नए depository receipts आप इश्यू नहीं करोगे, समझा, जब तक हम सब्सक्रिप्शन नहीं पहले करते हैं तब तक. ठीक है, तो यहाँ पे फैसिलिटी तक लिखा तो भी चलेगा. And subscription agreement also provides an option to be exercisable within certain period after the date of the offering circular. The lead manager, other managers to purchase up to certain prescribed number of additional GDR solely to cover the over allotment if any. मतलब अगर सपोज मान लो अगर उन लोगों को परचेस करना है तो वो परचेस कर सकते हैं. कभी कर सकते हैं? विद इन सर्टन पीरियड. कभी? बट आफ्टर द डेट ऑफ ऑफरिंग सर्कुलर. मतलब ऑफरिंग सर्कुलर का इधर मतलब प्रोस्पेक्टस. ठीक है, बट हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऑफरिंग सर्कुलर. द लीड मैनेजर एंड अदर मैनेजर्स टू परचेज अप टू सर्टेन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ एडिशनल GDRs solely to cover over allotment if any. मतलब यहाँ पे अगर ओवर अलॉटमेंट नहीं होता है तो ही वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. या तो समझा कि नहीं समझा बेटा? कोई डाउट है बेटा? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा? अग्रीमेंट का. समझा? तो कल हम क्या करेंगे? हाँ, मतलब ये पूरा डी वाला पॉइंट होगा ना वो. फिर उसके बाद नहीं वो पूरा डी है. हाँ, मतलब वो पूरा प्रोसीजर ही है. ऑफरिंग सर्कुलर वो सब जे तक. फिर तो FCC भी चालू हो रहा है. ठीक है, फिर तो FCC भी मैंने अभी तो थोड़ा सिखाया ना, वापस सिखा दूंगी कल थोड़ा. ठीक है, तो डिटेल में हो जाएगा.